चश्मा घुमाया पाइना, गाड़ी में गाया गाना, फितरत में दिल की शामिल रंगीन होके आना। चश्मा घुमाया पाइना, गाड़ी में गाया गाना, फितरत में दिल की शामिल रंगीन होके आना। यू और तेरा चलना, आंखों को फड़फड़ाना, नए दौर में भी हिट है ये स्टाइल सबने माना। ओ थैंक यू सो मच सचिन सर, बहुत ही अमेजिंग ऐसे सॉन्ग के साथ मौसम तो रंगीन किया है। मैं सचिन कासा नवी मुंबई से आप सभी का आज के इस वेलनेस वेडनेसडे में स्वागत करता हूं। आज का दिन भी खास है, बट सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि कितने सारे नए लोग आज फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं। उनको अपना हैंड रेज करना है ताकि हम आपको वेलकम कर सके। हैंड रेज करने के लिए आप रिएक्शन में जाके हैंड रेज का ऑप्शन है, वहां पे हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड है, मोर में जाके आपको हैंड रेज का ऑप्शन आएगा। हैंड रेज करिए। जितने भी सारे नए लोग हैं और सारे लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज बहुत ही खास दिन है, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। और कल से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, और ये जो त्योहार है वो नारी शक्ति का प्रतीक है। और उसी संदर्भ में हम एक महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक के ऊपर आज आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। तो सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके डायरी पेन के साथ यहाँ पे बैठिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है पिंक रिबन मूवमेंट। पिंक रिबन रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को, और अक्टूबर महीना ये अवेयरनेस मंथ है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आपको या आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड रिलेटिव किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है। तो आइधर आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं, या आप डायरी पेन लेके बहुत सारे नोट्स बना सकते हैं। और आज का ये टॉपिक है, मैं नहीं लेने वाला आज के इस टॉपिक के लिए। बहुत ही अमेजिंग ऐसे कोच है जिनका खुद का बहुत बढ़िया ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है, 3 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, और इस स्वास्थ्य के मिशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उनसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी, उन्होंने बहुत सारा स्टडी किया है। तो हम उनको इनवाइट करेंगे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। बट उसके पहले मैं कुछ 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि हर ये गुलाबी रिबन के पीछे है एक उम्मीद की कहानी। आपकी आवाज बनेगी हमारी हिम्मत की निशानी। तो आप सभी के क्लैपिंग के साथ, हार्ट के साथ, एनर्जी के साथ, जोश के साथ इनवाइट करते हैं ऑन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म कोच पल्लवी देशमुख। यस, सो थैंक यू सो मच सचिन कासा सर। बहुत ही अमेजिंग ऐसा वेलकम मिला है मुझे आज। एंड थैंक यू सो मच सचिन जाधव सर, जो मतलब जिनसे मैंने बहुत कुछ सभी कुछ यही पे सीखा है। सो फॉर अमेजिंग डीजे, बहुत बढ़िया लगता है ये सॉन्ग सुन के, मतलब मुझे। और ये सॉन्ग उन्होंने ही मुझे दिया था सबसे पहले। सो थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू एवरीवन जो भी आज यहाँ पे, मुझे 233 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जिन्होंने इस अमेजिंग मतलब आज के दिन को कनेक्ट किया है। सो सबसे पहले उन सारे लोगों का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू लीडरशिप फॉर दिस कॉल एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। तो और आज का जो कॉल के लिए जिन्होंने लिंक ओपन किया है, उन सारे लोगों को स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। एंड सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन तो बनता ही है, लेकिन सचिन सर ने ऑलरेडी बहुत कुछ इंस्ट्रक्शंस दे ही दिया है। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? यस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मतलब बताना चाहूंगी कि आज का ये जो कॉल है, ये जो स्पेशल टॉपिक है,
तो ये टॉपिक लेने के मेरे कुछ रीजंस है एंड उसके लिए वो रीजंस तो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन आपको क्या करना है ना, इस कॉल पे आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक ही रहेगा, टेक्निकल कुछ नहीं रहेगा, लेकिन वो बेसिक इंफॉर्मेशन को आपको नोट डाउन करना है। उसके लिए आपके पास डायरी पेन होना बहुत जरूरी है एंड आपका कनेक्टिविटी मतलब नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी भी टाइम है आपके पास 2-3 मिनट का। अगर आपको ऐसे लगता है कि किसी कोई भी इस इंफॉर्मेशन से दूर ना रहे, तो अभी भी आप लिंक भेज सकते हैं और उन्हें यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। ओके, सो तब तक मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट भी हो जाएगा। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट हमेशा ही करती हूँ कि बहुत खुशी खुशी से करती हूँ, वो हैप्पीनेस इस कम्युनिटी ने मुझे दिया है। मैं पल्लवी देशमुख ऐरोली नवी मुंबई से आप सभी का इस अमेजिंग ऐसे सेशन में स्वागत करती हूँ। आज वेलनेस वेडनेसडे है, आज मंथ का दूसरा दिन है। सभी को गांधी जयंती है, ये सभी को पता है। घट स्थापना है, नवरात्रि कल से स्टार्ट हो रही है, तो सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी जर्नी। मैंने लगभग 3 साल पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने का मेरा रीजन था कि मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे बहुत कम एज में। तो उन हेल्थ चैलेंजेस के लिए मैं कुछ मेडिकेशंस ले रही थी और उसकी वजह से मेरे चैलेंजेस और दिन ब दिन मतलब एक चैलेंज खत्म हुआ तो दूसरा बढ़ रहा था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तो मतलब जैसे बीपी का टैबलेट स्टार्ट हुआ तो शुगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी लाइन पे आने लगा था एंड ऐसे लग रहा था मुझे कि ये गोलियां जो है वो दिन ब दिन मेरी बढ़ने वाली है। तो हेल्थ के लिए ही मैंने ज्वाइन किया था एंड थोड़ा सा ओबेसिटी मुझे लगा था कि ये थोड़ा जो वजन है, जो मुझे कोई बोलता नहीं था कि मैं मोटी हूँ करके, लेकिन थोड़ा जो ये वेट है, ये वेट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो रहा है इन सारी चीजों के लिए। तो इस रीजन से मैंने ज्वाइन किया था। बाय बैकग्राउंड में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर थी मुंबई यूनिवर्सिटी में एंड लेक्चर लेने के बाद बहुत थकान महसूस होती थी। जैसे ही मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, सबसे पहले धीरे धीरे करके मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा और जो थकान मुझे महसूस होती थी एक लेक्चर के बाद, वो मेरी कम होने लगी एंड उसके साथ साथ ये जो चैलेंजेस बताए हैं वो टोटल 8 महीने में धीरे धीरे करके मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। और जैसे ही मुझे अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला तो मेरा टोटल यस मेरा टोटल जो फैट लॉस हुआ है वो 14 kg का फैट लॉस हुआ है। मैं अपना बिफोर आफ्टर जरूर शेयर करूंगी यहाँ पे। ये मेरा बिफोर आफ्टर है एंड स्किन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत बढ़िया मतलब फीलिंग आता है, एनर्जेटिक फील होता है एंड बहुत ही अमेजिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो मुझे जैसे अच्छा लगने लगा, मुझे इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया, सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को। तो इस फैमिली से जुड़ने के बाद मेरे बेटे ने अपना 17 kg का फैट लॉस किया है एंड अमेजिंग फीलिंग है। एट द एज ऑफ 43 मुझे 20 इयर्स का बेटा है। कोई बोलता नहीं है कि 20 साल का बेटा है करके। और फैमिली भी हेल्दी है, मम्मी पापा सारे लोग एंड मैं भी बहुत हेल्दी हूँ। आज का ये टॉपिक, ये तो हो गया मेरा पार्ट, लेकिन आज ये स्पेशल टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को शायद इसका मीनिंग भी पता नहीं होगा, लेकिन कुछ मैं आपके सामने कुछ चीजें लाने वाली हूँ। बाय द वे, सारे लोग अपने फ्यूल के साथ बैठे हैं क्या? मतलब आइदर हमारा हेल्दी टी और ब्रेकफास्ट के साथ बैठे रहेंगे तो वो दिखा सकते हैं मुझे। यस, थैंक यू। जो मुझे फर्स्ट स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोगों का मुझे कैमरा भी बंद दिख रहा है, तो सारे लोगों को ना अपना कैमरा ऑन करना है, क्योंकि अगर मैं कैमरा बंद के बात करूंगी तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे आज मैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने दिखाने वाली हूँ, तो वो पिक्चर्स आप जरूर देखिए। जस्ट मिनट। ओके, आज का ये जो स्पेशल टॉपिक है पिंक रिबन मूवमेंट, वो क्या है एक्चुअली, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ पिक्चर्स। ये स्टैटिस्टिक है, तो ये स्टैटिस्टिक क्या बता रहा है हमें, ये जरा ध्यान से देखिए। मतलब सारे लोगों को देखना है कि ये जो स्टैटिस्टिक है हमारे मतलब दुनिया में
कितने सारे लोग हैं, कितने सारे महिलाएं हैं, मेल एंड फीमेल, ओके, जो हर साल उनके ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आते हैं सामने, ओके, और उसकी वजह से कितने डेथ्स होते हैं, और उसकी इंडिया में उसका रेशो क्या है, ये स्टैटिस्टिक मैंने सिर्फ ये आईना बोल सकते हैं इसे, कि ये दिखाना बहुत जरूरी है कि इतने सारे लोग हैं जो हर साल इस चैलेंज के साथ जूझ रहे हैं, या फिर न्यू ये हो रहे हैं, मतलब नए पेशेंट्स आ रहे हैं सामने, ओके, एंड उसमें से कुछ जो हम लोग हमारा बेसिक रीजन बोलते हैं कि फैमिली हिस्ट्री है या जेनेटिक है, तो बेसिक रीजन जो है वो 85% ऑफ वुमन डायग्नोज विथ नो फैमिली हिस्ट्री, मतलब अगर किसी के जेनेटिक्स में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है एंड तो उसका रेशो कितना है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर जेनेटिक्स ये नहीं है, रीजन नहीं है, तो उसके अलावा क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ओके, तो आगे चल के मैं सारे इन्हीं चीजों पे बात करने वाली हूँ, मतलब मेरा एजेंडा यही रहेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो पिंक रिबन मूवमेंट है, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मूवमेंट है, ओके, तो इसको लेना या ये अवेयरनेस क्रिएट करना, मतलब ये मूवमेंट लेना क्यों जरूरी था, ओके, तो ये अवेयरनेस या ये मूवमेंट लेना इसके लिए जरूरी था कि बहुत सारे लोगों को इस डिसीज, ये क्रॉनिक डिसीज या इस डिसीज के बारे में बात करना भी अच्छा नहीं लगता है, या फिर शर्म आती है, तो किसी के साथ बात भी करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, कुछ परसेंटेज है, मतलब 0.5 to 1% ऑफ मेन आर डायग्नोज्ड विद दिस ब्रेस्ट कैंसर। सो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही है, मेल्स भी है, लेकिन ये रीजन के लिए कोई भी बात करना नहीं चाहता है। इसके लिए दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनके लिए इंफॉर्मेशन देना बहुत 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 जरूरी है, ओके, और यही आज हमारे कम्युनिटी ने डिसाइड किया था कि ये कुछ टॉपिक पे बात होनी चाहिए, और ये मौका मुझे मिला, सो थैंक यू सो मच। एंड मैं भी इसी के बारे में अभी बात करने वाली हूँ। लेकिन अभी जो रेशियो, जो स्टेटिस्टिक मैंने बताया, उसमें लिखा था कि 1.38 मिलियंस ऑफ केसेस एवरी ईयर, जो मतलब वो कितना होता है, लगभग 13,80,000 केसेस हर साल ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोज होते हैं, और उसमें से कितने सारे डेथ होती है, उसमें से बहुत कम रिकवर होते हैं, अगर रिकवर भी होते हैं तो वो फिर से एक बार उनका रिकरिंग भी होता है, ओके, तो वो भी आगे चल के मैं बात करने वाली हूँ, ओके। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या रीजंस है कि उसकी वजह से ये जो डिसीज है या फिर ये ब्रेस्ट कैंसर है वो हो सकता है, या फिर उसके चांसेस हो सकते हैं, ओके, सो यस, सो दीज आर द बेसिक रीजंस हम लोग बोल सकते हैं। अभी इसका भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन ये बेसिक रीजंस है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में है, मेरे फूफा को, बुआ को, ऐसे किसी को हुआ था तो मुझे भी, या फिर उनको भी हुआ है, राइट, ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन उसका रेशो कितना है वो मैंने एक स्लाइड में बताया था कि 85% फीमेल है जिसका कोई भी जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, फिर भी उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, ओके। उसके बाद हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या होते हैं वो मैं आगे चल के डिटेल में बताने वाली हूँ। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ये वन ऑफ द रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि दिन ब दिन लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है, उसको करेक्ट करना, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। कुछ मेडिकेशंस में रेडिएशंस होते हैं, उसके एक्सपोजर की वजह से भी ये हो सकता है। देन एज फैक्टर, एज फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ कैंसर, वो भी मैं थोड़ा सा डिटेल में उसका भी परसेंटेज में बताने वाली हूँ। एंड दिस इज वन पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी को पहले हो चुका है और उसका रिकरिंग रेशो क्या है, मतलब बार बार उसको होना, बार बार रिपीट होना, वो रेशो क्या है, ओके, तो ये सारे रीजन है, बेसिक रीजन है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इन रीजन को हमें ध्यान में रखना है, ओके। एंड कुछ कैंसर के बेसिक सिम्टम्स है वो भी हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सो कौन से यस, कुछ सिम्टम्स है वो भी हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, लेकिन
Okay. So, yes. तो ये हो गए जो रीजंस थे उसकी वजह से, एंड कुछ सिम्टम्स है। ओके, तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स कैंसर के बेसिक सिम्टम्स है जो सब मतलब जो भी कैंसर पेशेंट्स है उनको आते हैं। तो उसमें से कुछ सिम्टम्स जैसे कि बहुत थकान महसूस होना, ओके, उसके बाद वेट चेंज होना, ड्रास्टिकली वेट चेंज होना, मतलब किसी का वेट लॉस ड्रास्टिकली हो जाता है। मतलब इस महीने में अगर 50 kgs है तो इमिडिएटली एक 8-10 दिन में 4-5 होना। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन। उसके बाद इमोशनल हेल्थ बिगड़ना, ये भी रीजन हो सकता है। कुछ टाइप के डिस्चार्जेस हो सकते हैं, कुछ मसल्स के गांठ आना, जिसे लम्स बोल सकते हैं, एंड व्हाइट डिस्चार्ज बोल सकते हैं, या फिर ब्लड डिस्चार्ज बोल सकते हैं। इन टाइप के डिस्चार्जेस भी हो सकते हैं। तो ये बेसिक सिम्टम्स है जो नॉर्मली यही कैंसर में नहीं लेकिन दूसरे कैंसर्स में भी आ सकते हैं। ओके, तो इन सिम्टम्स को भी इग्नोर नहीं करना है, इन सिम्टम्स को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, अगर अगर किसी को डायग्नोस हो भी गया है, कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो डायग्नोसिस के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। फिर से वही कि हम किसी के साथ बात नहीं करना चाहते। ओके, तो वो चैलेंजेस क्या आते हैं वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चैलेंजेस क्या आ सकते हैं कि इमोशनल हेल्थ हमारी खराब हो सकती है। मतलब पहले तो टेंशन हो जाता है कि अगर मुझे कैंसर हुआ है तो मेरा क्या होगा। और मतलब बहुत सारे लोग तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग भी नहीं होते हैं। ओके, उसकी वजह से साइकोलॉजिकली उनकी कंडीशन बिगड़ती है। ये एक चैलेंज आ सकता है आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ एनी डिसीज, ये चैलेंजेस आ सकते हैं। देन उसके कुछ फिजिकल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ट्रीटमेंट के, जैसे कि कीमोथेरेपी है, या फिर और उसकी वजह से बहुत हमें मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि कीमो की वजह से बाल झड़ रहे हैं तो किसी के सामने नहीं आना है, कहीं जाना नहीं चाहते हैं, किसी के साथ बात नहीं करना चाहते हैं, लाइक दैट। ठीक है, और ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम रोज जाके करेंगे, या फिर उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ता है, बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। ओके, उसके साथ साथ सोशल एंड रिलेशनशिप में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं कि खुद ही मन में ऐसे लगता है कि मतलब घर में अगर मेरे फ्रेंड्स है तो उनसे मुझे दूर रहना चाहिए, अगर हस्बैंड है तो या वाइफ है तो उससे थोड़ा सा अंतर बना के रखना चाहिए। तो ये सारे स्ट्रगल भी आते हैं। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर से एक बार ना हो जाए, ये डर रहता है कि रिकरेंस ना हो जाए, उसका बार बार ना रिपीट हो जाए, ये भी डर रहता है और ये चांसेस उसके ज्यादा भी होते हैं। एंड उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अगर कोई मेडिकेशन होता है और रेडिएशंस होते हैं तो उसके भी बॉडी पे दूसरे इफेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, उसकी वजह से भी हमारा स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं डायग्नोसिस होने के बाद। ओके, लेकिन अभी मैं यहाँ पे यस, सो अभी मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं। थोड़ा सा हैंड रेज करना है, एक दो लोगों से अगर है तो बात मैं जरूर करना चाहूंगी। कितने ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली में ऐसे कुछ चैलेंजेस आए हैं, और फैमिली में या फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर किसी जान पहचान वाले के साथ, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, उनसे मुझे बात करना है। यस, सो सबसे पहले यस टेरेंसी मैडम से बात करते हैं। यस मैम। यस। यस, तो मेरी सासू माँ को जब उन्होंने बायोप्सी किया था तभी उनको पता चला कि उनके ब्रेस्ट में एक गांठ जैसी है। तो बायोप्सी करने के लिए जब उन्होंने वो टेस्ट किया तो दे एक्चुअली डिड इट वेरी बैडली, एंड वो जो फ्लैश है ना पूरा निकाल के, देन द होल ब्रेस्ट गॉट रियली ब्लैक,
एंड वो दर्द इतना भयानक था, शी वॉज इन पेन फॉर सो मेनी डेज, एंड देन फिर उनको बोला था कि मैसेक्टमी करना है। एक्चुअली उनको व्हाई शी डिड इट इज बिकॉज उनको कुछ लगा कि कुछ है, तो उनको देखना चाहिए कि वो क्या है, शी वांटेड टू नो व्हाट इट इज। सो देन व्हेन दे डिड द बायोप्सी, आफ्टर सम टाइम व्हेन द रिपोर्ट केम, दे सेड इट इज कैंसर, एंड देन बायोप्सी करने के बाद ही वो सब हुआ, एंड देन शी हैड टू ऑपरेट। एंड उससे पहले ना, जैसे यहाँ कम्युनिटी में सिखाते हैं कि कैंसर जो है वो सडनली नहीं होता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। बहुत साल पहले, तो पहले उनका लाइफस्टाइल बहुत खराब था, बिकॉज अबाउट फूड हैबिट्स। सो टेरेंसी मैम, हम लोग रिजल्ट बाद में लेंगे आपसे, जरूर सेकेंड टाइम में बात करूंगी। तो एक्चुअली मैम, मैं रिजल्ट नहीं शेयर कर रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट एट द एज ऑफ 72 वो डिप्रेशन में थी। सो दिस वाज व्हाई शी जॉइंड इट, शी वाज इनटू डिप्रेशन। वो कुछ वेरी इनएक्टिव, इंडिपेंडेंट नहीं थी, शी डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क, वेरी शी यूज्ड टू स्लीप मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड उस कंडीशन में इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। ओके, सो थैंक यू सो मच। टेरेंसी मैम, उनका एज बता सकते हैं आप? जब ज्वाइन किया था तभी वो 70 की थी। ओके, सो नोट, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, मतलब ये जो बात कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना भी है सारे लोगों को, जितने नए लोग हैं उनको तो जरूर सुनना है। तो सेकंड में यहाँ पे बात करना चाहूंगी, यहाँ पे राजकुमार सर है। यस सर। हेलो एवरीवन। ये हमारे रिलेशन में जो है एक मैडम को हुआ था, शी वाज अराउंड 32। तो मतलब 5-6 साल तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, शी टुक ट्रीटमेंट इन टाटा हॉस्पिटल, बट फाइनली उनका डेथ हो गया। दिस वाज द एक्सपीरियंस। ओके, सो यस, यहाँ पे मैं रूबिका मैडम से बात करूंगी। यस मैम। यस मैम, जैसे कि आपने सिम्टम बताए तो कैंसर तो नहीं था, लेकिन जैसे अभी आपने गांठ की बात कही, तो जब मैं स्कूल टाइमिंग में थी उसी टाइमिंग में मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट पे एक छोटा सा गांठ था। लेकिन उस टाइम मुझे मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन जब मैं स्कूल टाइमिंग में थी उस समय में रेडियो एफएम बहुत चलते थे, तो अवेयरनेस के लिए बहुत सारी चीजें वहां पे बताया जाता था। तो मैंने सुना कि ब्रेस्ट सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है, महिलाओं को ये सारी चीजें होती है। तो जब मैंने सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया तो मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में मुझे गांठ सा महसूस हुआ। फिर मैंने डॉक्टर को विजिट किया तो वहां पे पता चला कि इसको आपको रिमूव करवाना पड़ेगा। लेकिन उस समय में स्कूलिंग टाइमिंग में बच्ची थी, छोटी थी, तो मैं डर गई। मैं बोली मुझे ऐसा नहीं करवाना है, मैंने नहीं किया। देन उसको काफी लंबा टाइम हो गया, 2010 में मैंने उसको रिमूव करवाया। लेकिन तब तक मैं टेंशन में थी। वो भी मैंने ऐसे ही टीबी में और अवेयरनेस से पता चला कि अगर 10 ईयर तक आप ऐसी चीजों को रिमूव नहीं करवाते तो मे बी चांसेस कैंसर। तो मुझे, जैसे आपने कहा ना, डर होता है, डर होता, तो वो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि फ्यूचर में चल के मुझे कैंसर ना हो जाए। तो 2010 में मैंने उसको रिमूव करवाया था गांठ को, जैसे आप अभी आपने बताया सिम्टम में। यस, सो थैंक यू सो मच रूबिका मैडम। अभी सभी को एज ग्रुप ध्यान में रखना है। रूबिका मैडम का 10 इयर्स का था, राजकुमार सर ने बोला 30-31 ऐसा एज ग्रुप था, टेरेंसी मैम ने 70 ऐसे कुछ बोला था। एंड और एक जन से सुनते हैं। यस, रागिनी मैडम। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरी मासी को हुआ था, और जब भी उनको हुआ था तो उस टाइम वो 60 की भी नहीं थी, मे बी 50-52 की रही होंगी। और उनका ऐसा कैंसर के लिए पता नहीं चला था उनको, ऐसे अभी क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, फोड़ी जैसा हुआ था, बहुत छोटा सा। तो वो पीला पीला दिख रहा था एग्जैक्टली ब्रेस्ट की सेंटर में। वो नॉर्मल डॉक्टर के पास गई, वो बोली मच्छर ने काटा है, वो बस आ गया, थोड़ा सा उसको काट के निकाल देंगे तो सही हो जाएगा। और ऐसा बहुत नॉर्मल डॉक्टर भी नहीं था, मुंबई में भी वो भी रहते हैं और अच्छे अच्छी फैमिली से हैं। उन्होंने ऑपरेशन कराया। जब वो ऑपरेशन कराने के बाद वो बोले कि हम इसको सैंपल में भेजना चाहते हैं। जब वो सैम्पलिंग के लिए गया तो वो कैंसर निकला। एंड देन फिर उनका टाटा में फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, बट अभी उनका एक साइड का। उनका एज क्या था मैम? उस टाइम पे उनका एज मे बी 50 या 51-52 रहा होगा उस टाइम पे। एंड फिर 3 साल तक उनको बोला कि आपको एक मच्छर भी नहीं काटना चाहिए करके। ओके, सो रागिनी मैडम के एक्सपीरियंस से हमें मतलब ध्यान में आता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि राइट मेडिकेशंस भी नहीं मिलता है, राइट डायग्नोसिस भी नहीं होता है। ओके, तो हम लोग किसी भी चीज को नजरअंदाज या निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
ओके सो अभी ये तो हो गए कॉमन जो चैलेंजेस है वो। थोड़ा सा और एक जन से मैं जरूर बात करना चाहूंगी। अंजलि मैडम, आपने हैंड रेज किया था ना? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरी मामी को हुआ था। उनका एज बहुत ही कम था, 36 की उम्र में उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। राइट साइड के उनके चेस्ट में है ना, बहुत दिनों से दर्द हो रहा था और उनको ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। वो बार बार बता रही थी लेकिन ध्यान नहीं दिया। और दर्द होने के बाद उन्होंने 2 साल बाद बॉम्बे में कैंसर हॉस्पिटल है, वहां किसी ने तो बताया उनको कि आप वहां पे जाके देखो। तो डायरेक्टली पता चला तो पूरी फैमिली उनकी बहुत ही मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो 5-6 महीना वो सभी लोग वो होप में थे कि अभी कैंसर हुआ है। तो 30 to 35 के बीच में उनको हुआ था ये। ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोगों से मैं सुनना चाहती थी लेकिन अभी टाइम मुझे देखना पड़ेगा। एंड यस, सो हैंड डाउन करना को होस्ट प्लीज। और यहाँ पे मैं अभी पूछना चाहती हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो भी इन लोगों ने चैलेंजेस शेयर किए हैं, उन चैलेंजेस से जूझना नहीं चाहते हैं, तो उनको हैंड रेस करना है। कुछ पूछूंगी नहीं, लेकिन कितने लोग हैं जिनको इसके बारे में अवेयर रहना है, इससे दूर रहना है। मैं भी एक हूँ उन्हीं में से। तो यस, तो बहुत सारे लोग हैं। कितने हैंड रेजेस हुए? 41, 45। यस, तो ऑलमोस्ट सारे लोगों को ही इससे दूर रहना है ना? तो इसी के लिए अभी डिटेल में हम लोग जानते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो डिटेल में हम लोग जानते हैं कि रीजंस एक्चुअली कैसे होते हैं। मैंने तो बेसिक रीजंस बता दिए हैं, लेकिन डिटेल में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि रीजंस एक्चुअली कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक स्लाइड फिर से शेयर करूंगी। यस, तो सबसे पहला रीजन है जेनेटिक फैक्टर। अभी जेनेटिक फैक्टर मतलब मेरे घर में किसी को था, या फिर मेरे मतलब ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, उनको किसी को था। तो जेनेटिकली अगर ऐसा कुछ हमारे फैमिली हिस्ट्री में है तो वो होने के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कितना परसेंट होता है? तो 30 to 40% तक जेनेटिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ डिसीजेस। ओके, लेकिन अगर हम लोग कुछ हमारे लाइफस्टाइल में या करेक्शन करते हैं, या फिर हम लोग हमारी हेल्थ की केयर एकदम स्टार्टिंग से लेते हैं, तो जैसे मैं आगे चल के बताने वाली हूँ कि क्या केयर भी लेना है, तो वो अगर लेते हैं तो इस जेनेटिक फैक्टर या फैमिली हिस्ट्री से हम लोग थोड़ा सा उसे दूर रह सकते हैं, या हम लोग कहीं ना कहीं उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। ओके, देन सेकेंड रीजन हो सकता है हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स। तो इसमें आता है कि बहुत सारे लड़कियों को बहुत कम एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, या फिर बहुत सारे महिलाओं को जो मेनोपॉज है वो लेट होता है। तो ये जो फैक्टर है ना, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, इसमें हॉर्मोन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो इन सारी चीजों से हमें जूझना पड़ता है। तो हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, एंड उसके लिए हमारा मेंस्ट्रुएशन रेगुलर होना, साइकिल रेगुलर होना बहुत जरूरी है। उसका एज भी मतलब मायने रखता है, क्योंकि आजकल की लड़कियों को जो अगर मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो 9-10 ईयर्स के एज में होता है, और पहले ऐसे नहीं होता था। ओके, सो पहले कुछ रीजन की वजह से अगर हुआ तो ऐसे चैलेंजेस आते थे, लेकिन रेशो बहुत कम था, परसेंटेज बहुत कम था। देन थर्ड रीजन हो सकता है कि लाइफस्टाइल फैक्टर। तो ये जो थर्ड रीजन है ना, ये एक्चुअली फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल अभी के मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एंड हमारे लाइफस्टाइल, हमारे आदतों के अकॉर्डिंग, लाइफस्टाइल फैक्टर इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्थ चैलेंज। ओके, क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं,
उन्हें वो अर्ली प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं। देन उसके अलावा नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। देन अनहेल्दी डाइट होता है, अगर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल उसकी वजह से बहुत बढ़ रहा है। और देन खाने पीने की चीजें भी हेल्दी नहीं होती है, कुछ भी खा लिया, जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल चीजें होती है वो खा लेते हैं। देन ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है एंड बैठा हुआ काम है तो ओबेसिटी होती है, और उसकी वजह से बाकी सारे फैक्टर्स तो होते ही है। देन एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के साथ हमें बार बार हम लोग मतलब कम्युनिकेट होते हैं, ऐसा बोलेंगे, या एक्सपोज होते हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स बोल सकते हैं कि अगर मुझे इस छोटा सा अगर एग्जांपल देना रहा ना, तो टॉक्सिन्स हमें कहाँ से मिलते हैं एनवायरमेंट में। तो सबसे पहले एक मैं वो टी कप का एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी। बहुत सारे लोग बाहर रह के या फिर बाहर जाके क्या बोलते हैं, ठेले पे जाके या फिर वो चाय की टपरी पे, ठेले पे नहीं, चाय की टपरी पे जाके चाय पीते हैं वो गंदे से कप में। तो वो भी एक मतलब टॉक्सिन्स हमारे, उसकी वजह से भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जाते हैं। वो एक रहता तो छोटा सा कप है, लेकिन वो बहुत ही डेंजर होता है, और ये अवेयरनेस हमें होना बहुत जरूरी है। अभी ये जो सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ ना, ये सारी चीजें हमें पता है, या कुछ चीजें पता नहीं भी रहेगी, लेकिन हम लोग आजू बाजू में देखते जरूर है। ओके, लेकिन अगर किसी ने हमें बोला भी कि अरे वो कप बहुत डेंजरस होता है, इससे अच्छा अपना एक कप कैरी करते जाओ, या फिर अपने पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हम लोग सुनते नहीं है। मतलब मेरे कॉलेज में ऐसे ही होता था, लास्ट ईयर भी मैंने जॉब किया, तो सारे लोग, मैं अप्रेश लेती थी और सारे लोग अपना वो छोटा सा कप में चाय लेते थे। एंड जब मैंने उनको बोला कि आप अपना कप के रखते जाओ, तो वो बोले क्या घर से कैरी करना, क्या लाना। तो ऐसे नहीं होता है। अगर हमें हमारे हेल्थ की चिंता है, अगर हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ हुआ तो मेरे बाद क्या, क्योंकि हम लोग जी तो रहे हैं ना, फैमिली के साथ ही जी रहे हैं, तो मेरे बाद क्या, अगर ये किसी के भी दिमाग में फीलिंग आता है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत 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 जरूरी है। ओके, देन एज फैक्टर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल में, और स्ट्रेस भी मैनेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुका है, कुछ नहीं हुआ तो टेंशन आया। मेरे साथ होता था ऐसे कि मुझे लेक्चर अगर हो गया है तो नेक्स्ट मेरा प्रैक्टिकल था, कि अभी लेक्चर का तो प्रिपरेशन घर पे करके आई थी, प्रैक्टिकल का भी प्रिपरेशन और टाइम भी नहीं है। तो ये स्ट्रेस मेरे बारे में ऐसा था, किसी के बारे में और कुछ हो सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुका है, उसको भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। एज फैक्टर, रेडिएशन एक्सपोजर, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स में रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से दूसरे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। देन एज फैक्टर इज वेरी मच, एक्सपीरियंसेस हमने सुने हैं, उसमें ऑलमोस्ट सारे एज के एज ग्रुप को कवर किया है। टेरेंसी मैम है, देन रागिनी मैडम है, राजकुमार सर है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर हम लोग बोल नहीं सकते कि इस एज में ही ये डिसीज या ये ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकते हैं कि चांसेस क्या होते हैं। तो अगर अंडर 30 है तो 5% का चांस होता है उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का। देन 30 to 40 के बीच में है तो उससे थोड़ा बीच में है तो उससे थोड़ा और ज्यादा रहेगा। एंड 50 एंड अबव है, मतलब मेनोपॉज के स्टेज में अगर है तो उनके चांसेस होते हैं 80%। ओके, एंड ये एज फैक्टर, सो जैसे ही हमारा एज बढ़ने लगता है ना, तो हमें हमारी केयर और करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? कुछ टाइप्स के मतलब स्क्रीनिंग मेथड्स है, या फिर हम लोग सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं।
तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि जैसे ही हमारा एज अबाउ 30 या 35 हो गया है तो हमें सेल्फ एग्जामिन तो सभी को करना है, मतलब अपने बेटियों को भी सिखाना है हमें कि हमें सेल्फ एग्जामिन कैसे करना है खुद के बॉडी को, उसका वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अगर 30-35 के एज ग्रुप में महिलाएं हैं तो उन्हें भी खुद को मतलब मेडिकल स्क्रीनिंग या मेडिकल डायग्नोसिस के लिए कुछ मेथड्स है, डॉक्टर से विजिट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, 6 महीने में एक बार कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब मैंने बहुत सारे आजू बाजू में मैंने देखा है कि सपोज ब्लीडिंग हो रहा है कंटिन्यूअस, एक 4-5 दिन का साइकिल होता है, लेकिन उस साइकिल के बाद भी 7 दिन 8 दिन अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो इग्नोर करते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि उसका लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है वो बहुत बुरा होने वाला है, तो एटलीस्ट हमें सोनोग्राफी कर लेनी चाहिए। ओके, तो वो साल में 2 बार या 4 बार तो हम कर ही सकते हैं। और ये एज ग्रुप ऐसे होता है 35 to 45 के बीच वाले चैलेंजेस आते हैं। ओके, तो इसे हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी हम यहाँ पे जरूर देखना चाहेंगे, हाँ, एंड वन मोर रीजन कि अगर किसी को पहले कैंसर हो चुका है तो उसका रिपीट होना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो रिपीट होता है, कौन से केसेस में होता है वो भी मैं बताने वाली हूँ। अभी कैंसर रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिकेशंस देते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा एक स्टेज का कैंसर क्योर भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमें डॉक्टर कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन, जैसे अगर मुझे एग्जांपल लेना है ना, तो हम डॉक्टर को पूछते हैं कि मैं क्या क्या खा सकती हूँ या खा सकता हूँ, या मेरी वाइफ क्या क्या खा सकती है, क्या खा सकते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप सभी कुछ खाना खा सकते हैं, तो बाहर का खा सकते हैं क्या? तो डॉक्टर परमिशन देते हैं, राइट? बहुत सारे लोगों ने सुना भी रहेगा, डॉक्टर परमिशन देते हैं कि हाँ खा सकते हैं। उनका खा सकते हैं का मतलब, मैं वड़ा पाव खा सकती हूँ, समोसा पाव खा सकती हूँ, उनका खा सकते हैं का मतलब ये होता है कि आपकी अगर इच्छा है तो कभी तो भी वंस इन अ ईयर आप अपने टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार आपको वड़ा पाव खाना है क्योंकि अभी मुझे कैंसर हो चुका है, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा लाइफस्टाइल आपका रहेगा, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली समझ के लेना है हमें। अगर उसका रॉन्ग इंटरप्रेट करेंगे हम लोग और खुद के मन से ही चलते जाएंगे तो वो रिकरिंग का जो है ना, बार बार होने का जो चांस है ना, वो चांस बढ़ता है। तो उसको रोकना हमें बहुत जरूरी है। ओके, एंड यस, मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सचिन सर, कोई मुझे बता सकता है अनम्यूट करके, को होस्ट प्लीज, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? यस आ रही है, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, नेटवर्क का चैलेंज है, बट आ रही है। ओके, ठीक है। सो अगर बीच में बहुत सारा टाइम अगर रुकता है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू क्यारा। एंड यस, तो अभी ना मैं एक आपके सामने एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाली हूँ कि कैंसर सेल का ग्रोथ कैसे होता है। हमें बहुत सिंपल लगता है कि कैंसर हुआ है, सुनने के बाद बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन उसका ग्रोथ एक्चुअली कैसे होता है, वो एक छोटा सा वीडियो ध्यान से देखिए, हिंदी में ही है लेकिन ध्यान से देखिए। सो उसके लिए मैं सचिन सर से रिक्वेस्ट करती हूँ। कर दूंगा, तुम वहां जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे कैंसर की। सबसे पहले कैंसर होता क्या है? तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सपोज हमें कोई चोट लग गई या कहीं पे हमें रिपेयर करनी है कोई चीज, तो हमारे सेल्स ग्रो करते हैं 1 से 2, 2 से 4, ऐसे अपना नंबर बढ़ा के जहाँ पे रिपेयर होना है वहाँ पे जो खराब सेल्स है उनको हटा के नए सेल्स लग जाते हैं, और जितने सेल्स चाहिए उसके बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि सेल्स ग्रो करना तो शुरू कर देते हैं पर वो लगातार ग्रो ही करते रहते हैं, वो रुकते ही नहीं हैं। तो एक तरह से वो सेल्स इमॉर्टल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कैंसर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जिस वजह से वो इतना ग्रो कर पाते हैं। सबसे पहले तो कैंसर सेल्स सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, मतलब उन्हें बॉडी में किसी और चीज की नीड नहीं है, वो सब कुछ अपना खुद ही देख लेते हैं।
अब हमारी बॉडी में क्या होता है कि कोई भी सेल जब हमें नहीं चाहिए होता तो बॉडी उस सेल को मार देती है और इसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। तो ऑल्दो बॉडी को कैंसर सेल्स की नीड नहीं है, पर फिर भी बॉडी कैंसर सेल्स को नहीं मार पाती एपोप्टोसिस के थ्रू। कैंसर सेल्स डिवाइड करते ही रहते हैं, उनका डिवीजन का लिमिटलेस पोटेंशियल होता है। अब जैसे हमारी बॉडी में कोई भी सेल है तो उसको सरवाइव करने के लिए ब्लड चाहिए, तो कैंसर सेल्स भी क्या करते हैं, वो अपने आसपास खुद ही ब्लड वेसल्स क्रिएट कर लेते हैं। इसे बोलते हैं हम एंजियोजेनेसिस। इन ब्लड वेसल से कैंसर सेल अपने ग्रो करने के लिए जो भी चीज चाहिए होती है वो लेते रहते हैं, और इस वजह से जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं जिनको सामान चाहिए होता है, जैसे जो काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, जैसे स्टमक हो गया, उनको सामान मिल नहीं पाता और ऐसे कैंसर सेल्स उनके लिए हार्मफुल होते हैं। अब कैंसर सेल एक जगह पे नहीं रुकते, वो एक जगह पे जहाँ पे ग्रोथ हो रही है कैंसर सेल्स की वहां तो है ही हैं, पर वो ब्लड के थ्रू बॉडी में इधर उधर दूसरी जगहों पे भी जाते हैं। सपोज एक लंग का कैंसर है तो वो सिर्फ लंग में नहीं रुकेगा, स्टमक में चला जाएगा, पूरी बॉडी में फैलता रहेगा। हमारी इम्यूनिटी जनरली कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं उसको मार देती है, पर कैंसर सेल्स भी हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं, पर फिर भी हमारी इम्यूनिटी कैंसर सेल्स को नहीं मार पाती, क्योंकि कैंसर सेल आखिर में होते तो हमारे खुद के ही सेल हैं, पर वो अंधाधुंध डिवाइड कर रहे हैं, पर हैं तो अपने ही सेल, तो बॉडी उनको नहीं मार पाती। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कैंसर की जिससे कैंसर सेल्स वर्चुअली इमॉर्टल हो जाते हैं और आखिर में डेथ कॉज करते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए अभी क्या Okay. So thank you so much, Sachin sir. Am I audible? Yes. सारे ब्लैंक हो गए। ओके, तो अभी ये जो है इस पे सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, मतलब अदर देन मेडिकेशन, क्योंकि हम लोग मेडिकेशन की बात नहीं करते, हम लोग डॉक्टर नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा जो है ना, हमारी लाइफस्टाइल को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उसमें कौन कौन सी चीजें, मैं एक स्लाइड जरूर शेयर करूंगी कि ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि न्यूट्रिशन एंड हेल्दी डाइट, लाइफस्टाइल को करेक्ट करने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के मैं बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो न्यूट्रिशन एंड हेल्दी डाइट लेना हमें बहुत जरूरी है। अभी मैंने बताया है कि डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन सब कुछ खा सकते हैं का मतलब हमें रॉन्ग नहीं लेना है। ओके, तो क्या करना है, हमें देखना है हमें कि हम प्लांट बेस्ड डाइट ले सकते हैं क्या और कहाँ से ले सकते हैं। ओके, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना है हमें। देन हेल्दी फैट कहाँ से मिल सकता है। देन एंटीऑक्सीडेंट्स, कैंसर सेल्स को रोकने के लिए ना एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने आगे भी चल के मैं बताने वाली हूँ। देन फाइटोएस्ट्रोजिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब केमिकल है ऐसा बोल सकते हैं। देन गट हेल्थ भी बहुत सारे लोगों की डिस्टर्ब होती है, ये भी एक सिम्टम है, मैं बोलना भूल गई, लेकिन ये भी एक सिम्टम है कि डाइजेशन भी प्रॉपर अगर डिस्टर्ब हुआ तो वो कहीं ना कहीं मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो फाइबर और प्रोबायोटिक हम कहाँ से ले सकते हैं। देन अगर इन सारी, और ये जो है ना जो मैंने बोल्ड लेटर में लिखा है सप्लीमेंटेशन, मैं बताने वाली हूँ, लेकिन ये जो ऊपर की सारी जो चीजें है ना वो ले सकते हैं, ये हमें देखना है। और इन सारी चीजों को रोज हमें हमारे डाइट में, मतलब डाइट नहीं बोल सकते, हमारे मील प्लेट में इंक्लूड करना है। ओके, अभी मैं यहाँ पे मतलब कितने लोग हैं जो अपने खाने में रोज 3-4 टाइप्स के फ्रूट्स लेते हैं, बहुत कलरफुल सब्जियां लेते हैं, तो वो मतलब ले सकते हैं क्या? वो जरा हैंड रेज करके बताइए, मैं इसे स्टॉप शेयर कर देती हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने खाने में रोज या 2-3 टाइप की सब्जियां लेते हैं, 2-3 टाइप के फ्रूट्स लेते हैं, एंड यस कलरफुल फ्रूट्स लेते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए हमें। उसके साथ साथ फाइबर के लिए बहुत कुछ लेते हैं। देन प्रोबायोटिक लेते हैं रोज, तो वो हैंड रेज करके बता सकते हैं। मैं सिर्फ नंबर देखूंगी, पूछूंगी नहीं कुछ। सो 3 लोग ऐसे हैं। ओके, तो ये सारा आपके, ओके 5 लोग हैं। तो ये सारा आपको आपके खाने से मिलता है क्या, या फिर आपको उसको कुछ लेना पड़ता है अलग से?
या कितने ऐसे लोगों को पता है दुनिया में कि अब मुझे कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है, मुझे 90 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसमें से कितने विटामिन है, कितने मिनरल्स है, ये कितने लोगों को पता रहेगा दुनिया में? को-होस्ट प्लीज हैंड डाउन कर दीजिए। ओके, तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमें कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है हमारे बॉडी को डेली। ओके, हमें कितने प्रोटीन की जरूरत है डेली, हमें कितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, अगर खाने चाहिए ये पता है, लेकिन किसके लिए खाना चाहिए ये नहीं पता होता है। ओके, तो हमारी कम्युनिटी क्या करती है, यही सारी चीजें आपको सिखाती है। ओके, उसी के लिए लास्ट का जो पॉइंट था ना, सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल के खाने में हमें ये कुछ मिलता ही नहीं है। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो कितने एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं जिसका नाम भी हमें, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहली बार सुन रहे हैं, हम तो सुनते ही है, लेकिन विटामिन सी, विटामिन ई तो सुना रहेगा, लेकिन सेलेनियम है, बेटा कैरोटीन है, फ्लेवोनॉइड्स है, लाइकोपिन है, ये कैंसर सेल के ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी आती है या रोज आती है क्या? ये रोज जरूरी है हमारे लिए, लेकिन हम लोग रोज नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इन सारी चीजें या ये सारी चीजें, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। ये जो सेलेनियम बताया है, बीटा कैरोटीन बताया है, तो कम्युनिटी हमें यहाँ पे सिखाती है, हमारे कोचेस यहाँ पे हमें सिखाते हैं कि इन सारी चीजों को हम हमारे रेगुलर बेसिस पे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, एंड उसी के लिए सप्लीमेंटेशन का होना बहुत 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 जरूरी है। अभी मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि हाँ, एंड सेकेंड थिंग कि और कौन सी चीजें हैं हमारे लाइफस्टाइल को करेक्ट करने के लिए, तो एक्सरसाइज का रोल होता है। मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी के लिए। रोज कोई ना कोई 30 मिनट्स का एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है उसकी वजह से, और इम्यूनिटी का रोल बहुत बढ़िया होता है। अभी के वीडियो में देखा ना, अगर इम्यूनिटी कम रही तो कैंसर सेल के साथ फाइट नहीं कर सकते या किसी भी डिसीज के साथ फाइट नहीं कर सकते। ओके, उसके साथ हमारा स्लीप पैटर्न होना बहुत जरूरी, अच्छा होना बहुत जरूरी है। मिनिमम 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, और वो भी साउंड स्लीप होना चाहिए रात का, वो भी हमारे कोचेस और कम्युनिटी हमें सिखाती है फ्राइडे के मिशन आइडियल वेट में। ओके, देन उसके साथ साथ स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं, मेडिटेशन है या हमारा हॉबीज है, उसमें हम खुद को इन्वॉल्व करके हमारे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ साथ और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये जो कैंसर सेल के ग्रोथ है ना, इसके लिए फ्री रेडिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, मतलब फ्री रेडिकल्स का हमारा अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा तो फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, एंड उसकी वजह से ये जो क्रॉनिक डिसीजेस है उसके लिए इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, और वो कैंसर सेल्स को ग्रो करने में और मदद करती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे नहीं है कि एक ही चीज को हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी में आने के बाद और कोच के साथ बात करने के बाद सारी चीजों को हमें बैलेंस करना आ गया है। इसी के लिए हम 3 साल से, मैं 3 साल से हूँ, बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे जो 16 इयर्स, 18 इयर्स और 5 इयर्स, 12 इयर्स के साथ यहाँ पे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। तो वो ऐसे ही है क्या, इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए उन्होंने अपने फैमिली को हेल्दी बनाया है, दूसरों को भी, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है, एंड खुद भी हेल्दी है। तो अगर आपको कुछ भी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो आपका कोच इज अ राइट पर्सन, वो आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ओके, एंड अभी मैं यहाँ पे ना कुछ पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा शेयरिंग। सो जिन्होंने पहले हैंड रेज किया था ना, टेरेंसी है जिन्होंने थोड़ा सा शेयर किया था, तो उनसे जरूर पूछना चाहूंगी, और बाकी लोगों को भी हैंड रेज करना है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी में आने के बाद अपना ब्रेकफास्ट चेंज किया, अपना टी चेंज किया, अपना डिनर भी चेंज किया, उनको हेल्थ रिजल्ट आए हैं अच्छे खासे। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ मसल गेन किया है, वेट लॉस किया है, फैट लॉस किया है,
एंड जो टारगेटेड न्यूट्रिशन, जो सप्लीमेंटेशन का जो पार्ट बता है वो टारगेटेड न्यूट्रिशन को भी लेते हैं। ओके, तो उनको हैंड रेज करना है। कुछ लोगों के साथ मैं जरूर बात करना चाहूंगी। यस, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेरेंसी मैम को, क्योंकि उनके मदर इन लॉ का रिजल्ट है। यस, ओके, यस टेरेंसी। यस, तो मैंने यहाँ पे फिटनेस के लिए ज्वाइन किया। आई स्टार्टेड विद द फ्रेश द शेक। तो आई रियली फेल्ट वेरी गुड। तो जैसे मेरे रिजल्ट्स अच्छे आए, मैं सुबह एनर्जी लेवल्स बहुत कम थे, मेरे बोन इश्यूज थे। एंड एज आई गॉट द रिजल्ट, मैंने अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को भी यहाँ पे इनवाइट किया। एंड वो लोग तभी 70s में थे, तो मुझे देख के वो लोग भी करने लगे एंड दे वर वेरी कंसिस्टेंट। तो ये जब वो कैंसर का सीन आया, आई वॉज वेरी, मैं तो बहुत रिलैक्स थी, क्योंकि वो उनकी हेल्थ पहले से सुधर गई थी। एंड सिंस आई नो दैट कैंसर इज समथिंग विच इज लॉन्ग टर्म, मैंने मदर इन लॉ को बोला डोंट वरी, यू आर इन द राइट हैंड्स। एंड उन्होंने वो जो न्यूट्रिशन है वो बंद नहीं किया, शी केप्ट ऑन टेकिंग इट। एंड जब उनकी सर्जरी हुई, शी वॉज वेरी एक्टिव और उनकी रिकवरी बहुत अच्छे से हुई। एंड उनकी इम्यूनिटी अभी बहुत अच्छी है। एंड देर आर नो सीन्स ऑफ लाइक फॉलिंग सिक। शी इज रियली गुड। और वो सभी न्यूट्रिशन लेती है जो भी यहाँ पे बोलते हैं, लाइक शी टेक्स हर शेक एंड वो जो सप्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि उनकी एज, शी इज नाउ 75, अभी वो दिसंबर में 76 की होने वाली है। सो इट्स लाइक सो मेनी इयर्स विद द कम्युनिटी एंड शी इज रियली एंजॉयिंग गुड हेल्थ एट दैट एज। एंड मेरे फादर इन लॉ जो है वो भी मेंटेन करते हैं, ही इज नाउ 79। थैंक यू। ओके, टेरेंसी मैम के लिए हार्ट दे सकते हैं, क्योंकि बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनके जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ है वो अभी तक इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट उनको 5 years एंड अबाउ हो चुका है। एंड नेक्स्ट रिजल्ट मैं सुनना चाहूंगी प्रतिभा मैडम से। यस मैम, उन्हें पहले ही शेयर करना था। हाँ, गुड मॉर्निंग Yes, मैम। ma'am. थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही वंडरफुल सेशन लिया आपने, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। और मैं थोड़ा सा बस टाइम लूंगी, जैसा आपने आज का जो सेशन लिया उसके अकॉर्डिंग हमारे ही यहाँ के एक डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगी थोड़ा सा। तो उनकी वाइफ की लाइफ स्टाइल मैडम बहुत अच्छी थी, डाइट वगैरह बहुत अच्छा था, बहुत वेल मेंटेन रहते थे। लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि अचानक उनका 3rd स्टेज आ गया और उनके दोनों ब्रेस्ट रिमूव हो गए। तो ये हम लोगों को भी सुन के बहुत शॉक लगा कि मतलब लाइफ में कभी भी कैसे भी क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे आज का आपने जो सेशन दिया है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिले हम लोगों को, और मैं भी मेडिकल फील्ड से ही हूँ। तो मतलब ये चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स लोग इसको इग्नोर करते हैं और समझ नहीं पाते हैं, लेकिन छोटी छोटी पॉइंट्स आगे चल के कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और मैम जैसा कि आपने बोला कि हमारे बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट, तो मैं अपना सेल एक्टिवेटर और मैं 2 टाइम का शेक, सारे सप्लीमेंट्स ले। सो थैंक यू सो मच प्रतिभा मैडम। एंड यस रूबिका मैम। यस मैम, जैसे कि मैंने पुराना बताया था, लेकिन इस कम्युनिटी में मैं ज्वाइन हुई थी सिर्फ अपना टमी फैट लॉस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, अपना 2 टाइम शेक स्टार्ट किया, सप्लीमेंटेशन जैसे मल्टीविटामिन में लेती हूँ, सेल एक्टिवेटर। उनको म्यूट किया है किसी ने। यस, बोलिए बोलिए। यस मैम, तो ये सारी चीजें स्टार्ट किया तो मैंने टमी फैट लॉस तो किया ही किया। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि एक डर बना रहता था। ये कम्युनिटी से जुड़ने के बाद में एक जो डर होता है ना, वो मेरे अंदर से चला गया। कोविड के टाइम में जैसे आप इम्यूनिटी की बात करी, तो मेरे हस्बैंड भी उस टाइम में कोविड पॉजिटिव हुए थे। बट मैं ओके, ये कम्युनिटी से जुड़ी थी, तो मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट हुई, जिसके कारण मुझे ये सब चीजें प्रॉब्लम नहीं हुई। देन सेकंड चीजें मैंने यहाँ पे ये देखा, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस फ्री हमें लेना रहना चाहिए। बिफोर कम्युनिटी मुझे हमेशा छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस होता था, लेकिन यहाँ के जो पॉजिटिव वाइब सुबह से मिलती है तो मुझे बहुत पर्सनली सपोर्ट होता है एवरी डे मोटिवेटेड रहने में, पॉजिटिव रहने में। तो मैं अभी के टाइम में अपनी जो लाइफ है उसको स्ट्रेस फ्री जी रही हूँ, और अभी बहुत ही फैंटास्टिक लाइफ है, फैमिली बहुत खुश है। ओके, थैंक यू सो मच रूबिका मैडम, थैंक यू। एंड यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि यस आशा मैडम, कुछ लीडर्स से हम लोग बात करते हैं। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मुझे 12 इयर्स हो चुके हैं। मुझे ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं थे, बट हाँ मुझे वेट लॉस करना था एंड हेल्थ इशू मुझे बहुत थे, जो मैंने वेट लॉस के लिए बहुत कुछ ट्राई किया था बट नहीं हो रहा था।
इस कम्युनिटी में आने के बाद मुझे सही गाइडेंस मिला कि लाइफस्टाइल को करेक्ट करके, अपने खान पान को करेक्ट करके, अपना 5 पिलर को सुधार के, एंड जो चीजें हमें फूड में नहीं मिल रही है उसको हम कहाँ से ले सकते हैं, ये एजुकेशन मिला। बिकॉज एवरी डे का जो हमारा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर होता था उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसी होती थी, वो सारी फुलफिल नहीं हो रहा था जो मेरे बॉडी को चाहिए था। तो ये कम्युनिटी ने मुझे वो दिया ऑप्शन कि आप कैसे इसको फुलफिल कर सकते हो। तो उसके साथ मैंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया। मेरा माइग्रेन का पेन चला गया, मुझे एसिडिटी हाइपर होता था, कॉन्स्टिपेशन होता था, 3-3 4-4 दिन मोशन नहीं होता था। एंड सबसे बड़ा मुझे इश्यू था कि मुझे 5 साल से वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था। तो मुझे यहाँ आने के बाद समझा, क्योंकि मैंने मेडिसिन तो बहुत लिया था बट मुझे वो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। बट जैसे मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बनी और यहाँ का मैंने जो फ्यूल स्टार्ट किया, मैंने कोच का गाइडेंस लिया, इन सारी चीजों के साथ पहले ही 2 महीने में मैंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी किया। एंड उसके साथ साथ मेरे हेल्थ प्रॉब्लम तो सॉल्व हुए, बट मैंने बहुत अच्छा 8 kg का फैट लॉस किया। और सबसे बड़ी बात कि 12 साल से उस हेल्थ और फिटनेस को मैंने मेंटेन करके रखा है। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच आशा मैडम। सारे लोगों के लिए हम लोग हार्ट दे सकते हैं। एक लास्ट 2 एक्सपीरियंसेस हम लोग लेंगे हरिप्रकाश सर का, और एक लेंगे। यस, एंड डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे कोई भी बीमारी को ठीक नहीं किया जाता है। लाइफस्टाइल करेक्शन और कोचेस के गाइडेंस को फॉलो करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एंड उसकी वजह से हमें ये फंटास्टिक रिजल्ट मिलते हैं। यस सर, शॉर्ट में बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। एक्चुअली ये सब चीजें पता नहीं थी। अभी आई एम राइट नाउ 54, बट मेरी एज ऑफ एट द एज ऑफ 28 मुझे थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हुए थे, और ये मुझे 4 साल तक पता भी नहीं चला कि क्या चीज का इन्फेक्शन है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज बढ़ती गई, और जब मेरा टेस्ट हुआ तो डॉक्टर टेस्ट करने को डर रहे थे, तो सीधा आई वाज बीन आस्क्ड टू ऑपरेट डायरेक्टली। और जब मेरा ऑपरेट हुआ, ऑपरेशन होने के बाद में मेरे जो सेल्स जो आपने बताया ना, वो फर्स्ट स्टेज के ऊपर थे। यानी आई वाज जैसे ही मेरा ऑपरेशन होने के बाद में डॉक्टर ने पहले तो ये बता ही दिया था कि आइदर ये आदमी बचेगा नहीं, बचा तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो सुनेगा नहीं, और सुनेगा तो कोई ना कोई ब्रेन का या बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन्स थ्रोट रिलेटेड। क्योंकि मैं एक्चुअली आई वाज अ ड्यू टोबैको च्यूअर, मैं गुटखा वगैरह बहुत खाता था, दिन में 15 से 20 खा लेता था, और ये सब चीज डेवलप हुई थी, सेल्स डैमेज हुए थे। और जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले मेरा ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन मेरे उसके साइड इफेक्ट्स फिर भी थे। यहाँ खास बात बताना ही चाह रहा हूँ कि ये सब होते हुए आज मैं टोटली 100% क्योर हूँ। ऑपरेशन के बाद में सब कुछ अच्छे से हो चुका था, लेकिन ये जो मेरा बॉडी का जो प्रॉब्लम्स थे ना, ये मुझे पता ही नहीं था कि ये हुआ क्यों। अब ये कम्युनिटी के आने के बाद में, अब जैसे ही उसके बाद में मुझे साइनस डेवलप हुआ था, लेकिन जैसे जैसे फ्यूल को एड ऑन किया डे टू डे बेसिस लाइफ में, इट वाज वेरी नाइस। और मैं खास ये बता, आज मैं प्योर 100% फ्री हूँ विथ ऑल इलनेस। ये प्रॉब्लम मेरी ग्रैनी को हुआ था, दादी को हुआ था, सेम थ्रोट का ही कैंसर हुआ था, आज वो नहीं है। तो लेकिन उस समय पे ये अवेयरनेस नहीं था। ये प्रॉब्लम मेरी मम्मी को हुआ था, यूट्रस कैंसर हुआ था। लकीली शी इज देयर नाउ, शी इज आल्सो टेकिंग न्यूट्रिशन, वी ऑल आर हेल्दी थैंक यू टू दिस गुड कम्युनिटी। ये फ्यूल की वजह से मुझे आज कंटिन्यूटी में मेरी लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए बहुत हेल्प मिल रही है, और मैंने अमेजिंगली 28 kg का फैट लॉस किया, और वी आर वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। यस, सो थैंक यू सो मच हरिप्रकाश सर। लास्ट एक रिजल्ट लेते हैं शॉर्ट में, जनाभाई मैडम का, उनका बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। यस मैम, थोड़ा शॉर्ट में शेयर कीजिए क्योंकि मुझे वीडियो भी दिखाना है। यस यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भी ये कम्युनिटी के साथ 9 साल पहले जुड़ती आई थी, वजन ज्यादा लेके, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल बहुत लो था, बार बार बीमार पड़ती, मेडिसिन के ऊपर जी रही थी, मुझे पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे थे, ये मोस्टली ज्यादा चैलेंजेस था। और उसके लिए मैं कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे सही रिजल्ट मिले। 21 दिन का मुझे गोली खाने के बाद मुझे पीरियड्स रेगुलर आ जाता था, एंड थक चुकी थी, मैं मेडिसिन के ऊपर नहीं रहना चाहती थी। एंड मैंने डॉक्टर को ही पूछा कि इसके अलावा कुछ है क्या जो कि मुझे रेगुलर आने के लिए, नेचुरल तरीके से पीरियड्स आने के लिए मुझे हेल्प होगा, क्योंकि आगे जाके मुझे बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे थे ओबेस के कारण, जो कि अंदरूनी जो लेडीज लोगों को
वही चैलेंज हार्मोन्स इम्बैलेंस एंड वही कैंसर का जो हम लोग सुनते हैं एंड उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डर था एंड मैंने वो कंसेप्ट मुझे जैसे कि वेट लॉस मैंने उन्होंने बोला कर सकते हैं आप, उसके अलावा मतलब उन्होंने बोला कि आप वेट लॉस करोगे तो ये पॉसिबल है। तो तुरंत मैं इंडिविजुअल लेवल पे करने के लिए जा रही थी, वजन कम करने के लिए, और दिक्कतें बढ़ रही थी एंड उसके बाद वर्कआउट करने के बाद बोलते ना एक सर वजन कम करना है तो वर्कआउट करेंगे, तो वर्कआउट करने के बाद भी बॉडी पेन बहुत होता था, अनहेल्दी बॉडी थी, मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। टचवुड ये मुझे कम्युनिटी मिली एंड उसी तरह से मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया, डिनर रिप्लेसमेंट, कैलोरीज मैनेजमेंट, वाटर कंजम्पशन, नींद अच्छे से लेना, वर्कआउट करना, ये सारी चीजें, टारगेटेड न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें मैंने कम्युनिटी के साथ सीखी, इम्प्लीमेंट किया, 21 kg फैट लॉस किया। टच वुड मुझे मेरा मंथली चैलेंजेस रहता है, परफेक्ट डेज, मुझे पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, मैं एंजॉय कर पाती हूँ उस दिन उस टाइम पे भी एंड 2 बेटियां हैं उसको भी अच्छी तरह से गाइडेंस कर पाती हूँ एंड बहुत सारे लोगों को भी हेल्प करते, ज्यादातर मैं लेडीज लोगों को। थैंक यू सो यस, थैंक यू सो मच जनाबाई मैडम, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, सारे लीडर्स का तो है ही लेकिन बाकी लोगों का भी है। सो सब लोग हार्ट दे सकते हैं। और अभी एक लास्ट वीडियो रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 355 लोग है यहाँ पे, तो जाना नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो वीडियो के लिए मैं सचिन सर से रिक्वेस्ट करती हूँ। यस सर, हम खुद को सेल्फ एग्जामिन कैसे कर सकते हैं? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट अवेयरनेस जो है बहुत सिंपल तरीका है, 5 स्टेप्स हैं इसके, 5 या 10 मिनट लगेंगे। ये जो भी महिलाएं हैं 30 साल के ऊपर की उम्र की हैं, उनको ये एक अपनी आदत बनानी चाहिए कि वो हर महीने अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाथरूम में जाइए, एक शीशे के सामने खड़े हुए अपनी जो हाथ हैं वो अपने कमर के ऊपर रखिए और फिर अपने आप को ऑब्जर्व करिए, अपनी ब्रेस्ट को शीशे में ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए कि उसका शेप क्या है, साइज क्या है, उसके ऊपर की चमड़ी कैसी है, निपल्स दोनों एक बराबर हैं कि नहीं, कहीं से कोई खून तो नहीं निकल रहा, कोई पस तो नहीं निकल रही, निपल्स में से कोई डिस्चार्ज तो नहीं निकल रहा। नंबर 1 हो गया शीशे के सामने खड़े होकर देखना। नंबर 2, अपने हाथ सिर के ऊपर करिए और फिर अपनी ब्रेस्ट को ऑब्जर्व करिए, सेम उसी तरीके से जैसे आपने स्टेप नंबर 1 में किया। फिर आ गया स्टेप नंबर 3, जब आपको अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। एग्जामिन माने आपने अपनी ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है, छू के देखना है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है। सबसे पहले ये सबसे जरूरी स्टेप है। इस स्टेप के लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपको अपने हाथ की इन 3 उंगलियों से ब्रेस्ट एग्जामिन करनी है और ब्रेस्ट एग्जामिन करते हुए अपने टिप से ऐसे नहीं एग्जामिन करना है, पल्प ऑफ द फिंगर से ऐसे और सर्कुलर मोशन में गोल घुमाते हुए अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। कभी भी ब्रेस्ट को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे पकड़ के एग्जामिन नहीं करें। अगर आप ऐसे पकड़ के एग्जामिन करेंगे तो आपको जरूर गांठ महसूस होगी। अगर आप इन 3 उंगलियों से एग्जामिन करेंगे इस प्रकार से, तब आपको सही मायने में पता चलेगा कि ब्रेस्ट में कोई गांठ है या नहीं। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आपको शुरू करना है एक ब्रेस्ट से, फिर आपको दूसरी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। पहली ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए ऊपर से लेके नीचे तक, फिर नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे एग्जामिन करना है। ऐसे करते हुए पूरी ब्रेस्ट को आपको सर्कुलर मोशन में एग्जामिन करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर अंदर से बाहर और फिर बाकी गोल चक्कर में एग्जामिन करना है। इस तरीके से राइट को भी और दूसरा लेफ्ट को भी। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। फिर स्टेप नंबर 4 में आपने अपनी बाहों के नीचे एग्जामिन करना है और स्टेप नंबर 5 में अपने ये जो हमारी शोल्डर बोन है इसके ऊपर और इसके नीचे एग्जामिन करना है, सेम उसी तरीके से 3 उंगलियों को लेकर ऊपर और नीचे। और यदि अगर आपको लगता है कि कोई गांठ महसूस होती है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको खुद एग्जामिन करेंगे और अगर उनको जरूरत लगी तो मैमोग्राम, जिसका मायने होता है छाती का एक्सरे, वो करवाएंगे। और जो भी महिलाएं 35 इयर्स से ऊपर हैं उनको साल में एक बार जाके डॉक्टर के पास अपनी ब्रेस्ट एग्जामिन जरूर करानी चाहिए और जो 40 इयर्स से ऊपर है महिलाएं उनको साल में एक बार मैमोग्राम जरूर कराना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच सचिन सर। एंड ये लास्ट था वीडियो, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जाते जाते सिर्फ एक
सेकंड के लिए इतना ही बोलूंगी कि डॉक्टर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं 5 हम लोग पहले ही करते हैं 5 पिलर्स और लाइफस्टाइल को करेक्शन, तो डॉक्टर्स के पास शायद हमें जाने की नौबत नहीं आएगी। सो इसी नोट पे मैं इस कॉल को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल लीडर्स। Thank you, ma'am. Thank you so much, madam. Amazing session. Thank you. Thank you, ma'am.